नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के अमर बलिदान की कहानी अब छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को पढ़ाई जाएगी। वीर साहिबजादों के वीरता की यह कहानी देश के युवाओं को साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीर बाल दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित बौद्धिक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह और वीर साहिबजादों का पुण्य स्मरण कर कहा कि हमें उनकी शिक्षा को अपनाना चाहिए और नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से जोड़ना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीर साहिबजादों के जीवनी पर आधारित एनिमेटेड फिल्म भी देखी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए सिख गुरुओं के त्याग की महान सिख परंपरा की याद दिलाता है। हमें ऐसे महान वीर सपूतों की प्रेरक कहानियां और अपने समाज और बच्चों को बतानी चाहिए। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। सीएम साय ने कहा कि भारत की प्रत्येक पीढ़ी गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहिबजादों के बलिदान को सदैव याद रखेगी। देश के लिए जीना और देश के लिए जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति देने की प्रेरणा हमें वीर बाल दिवस से मिलती है। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी स्मरण कराता है। बात करेंगे झारखंड की। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में वापस लौटने की बात कही जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का जिस तरह से रांची एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत किया गया, उससे साफ लगता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आने वाले समय में एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। भुवनेश्वर से रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे रघुवर दास का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजते रहे और रघुवर दास के समर्थन में नारे लगे। एयरपोर्ट पर रघुवर दास का स्वागत करने के लिए भाजपा विधायक सीपी सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पुष्प वर्षा कर रघुवर दास का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर रघुवर दास भी अभिभूत दिखे। भीड़ के बावजूद उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन गाड़ी पर खड़े होकर हाथ हिलाकर किया। भारी भीड़ के बीच रघुवर दास ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ओडिशा के राज्यपाल बनने का मौका देने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रपति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वर्ष 1924 में 26 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इस विशेष दिन को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से देश भर में शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में रांची स्थित कांग्रेस भवन में महात्मा गांधी की याद करते हुए उनके जीवन से जुड़ी एक प्रदर्शनी लगाई गई। मौके पर गांधी दर्शन की प्रासंगिकता विषय पर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 26 दिसंबर के दिन को कांग्रेस जनों के लिए गौरव का दिन बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन दर्शन थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श और सिद्धांत को धरातल पर उतारकर घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। झारखंड के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में मोटर वाहनों में इस्तेमाल होने वाले सामान्य पेट्रोल डीजल पर सरकार द्वारा कोई टैक्स लगाने की संभावना से इनकार किया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई प्रस्ताव नहीं आया है और अगर भविष्य में इसकी जरूरत पड़ी तो वह समय और परिस्थिति पर निर्भर करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार खुद एविएशन टरबाइन ईंधन एटीएफ यानी हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर टैक्स वसूलना चाहती है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हुई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ पर अपने स्तर से टैक्स लगाना चाहती है, जिसका झारखंड सरकार ने विरोध किया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण
किशोर ने कहा कि पहले से ही झारखंड को जीएसटी से पर्याप्त क्षतिपूर्ति या कॉम्पनसेशन नहीं मिल पा रहा है और हवाई जहाज के ईंधन से मिलने वाला वैट राज्य का राजस्व बढ़ाने का स्रोत है, जिसका नुकसान हमें मंजूर नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी का राज्य से 41,000 करोड़ केंद्र को मिलता है, जबकि हमें कॉम्पनसेशन के रूप में महज 14,000 करोड़ रुपया ही केंद्र से मिलता है। ऐसे में झारखंड की सरकार किसी भी स्थिति में इसकी सहमति नहीं देगी कि हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल पर अब राज्य की जगह केंद्र सरकार टैक्स लगाए और वसूले। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने गुरुवार को फुसरो नगर परिषद के विभिन्न वार्ड में 29 लाख की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं की नागरिक सुविधा मद से निर्माण किया जाएगा। योजनाओं में अनुमंडल अस्पताल के समीप 15 दुकानें निर्माण होंगी। बस स्टैंड स्थित शौचालय का सौंदर्यीकरण और ढाको बस्ती में नाली निर्माण भी शामिल है। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि शहर के सभी वार्ड में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। रुक करते हैं बिहार का। पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी पीटी रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे हैं। गुरुवार शाम 6:30 बजे प्रशांत किशोर कैंडिडेट से मिलने पहुंचे। प्रशांत किशोर ने कैंडिडेट्स को संबोधित करते हुए कहा, अगर कोई शांति से बैठकर प्रदर्शन कर रहा है तो उसे पीटना नहीं चाहिए। डंडा क्यों चलाया? यहां से मार्च निकलेगा तो मैं भी शामिल रहूंगा, सबसे आगे रहूंगा। यह देखूंगा कि सरकार में कितना दम है, कितनी लाठियां सरकार चलवाती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार राजा नहीं है, राजा यहां की जनता है। शुक्रवार को जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अभ्यर्थी के साथ पदयात्रा किया। उन्होंने अभ्यर्थियों के साथ गर्दनी बाग धरना स्थल में बेली रोड स्थित आयोग कार्यालय तक उन्होंने पदयात्रा की। नववर्ष के मौके पर नगर निगम द्वारा दीघा के 93 नंबर घाट पर साझा उत्सव मेले का आयोजन किया गया है। गुरुवार को इस शुभारंभ किया गया। इस गंगा किनारे गुलाबी ठंड के बीच गीत संगीत और लजीज व्यंजनों के साथ पटना की शाम सुहावनी रही। यह साझा उत्सव 31 दिसंबर तक चलेगा। इस मेले में शहरवासियों को बिहार की समृद्ध विरासत और विविधता का अनुभव होगा। गुरुवार को नगर विकास मंत्री नितिन नवीन, विधायक संजीव चौरसिया, विधायक अरुण सिन्हा ने मेले का उद्घाटन किया। मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों और स्थानीय कारीगरों की कला की प्रदर्शनी लगाई गई है। पटना के कलाकारों को भी सांस्कृतिक मंच निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने स्टॉल लगाने वाले उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि नगर निगम द्वारा शहरी महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। अतिथियों ने स्टॉल का भ्रमण कर महिला उद्यमियों और कारीगरों से बात भी की। नगर निगम के कर्मियों और मेले में आए आगंतुकों के लिए बॉनफायर का भी इंतजाम किया गया। मेले में 70 स्टॉल हैं। इसके साथ ही फूड कोर्ट, एक्टिविटी जोन, सेल्फी जोन और सांस्कृतिक मंच भी है। स्थानीय कलाकारों को गीत, संगीत, नृत्य, हास्य और अन्य कलाओं के प्रदर्शन के लिए निःशुल्क ओपन स्टेज दिया जाएगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर हुए घोटाले में पुलिस ने जांच के बाद 6 और नए कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश और गुजरात के श्रद्धालुओं को बगैर रसीद के पैसे लेकर दर्शन कराने का मामला सामने आया था। उक्त मामले में महाकाल मंदिर समिति के 2 कर्मचारी राकेश श्रीवास्तव और विनोद चौकसे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां पूछताछ में आरोपियों ने 6 और कर्मचारियों के नाम बताए हैं, जिसमें से 4 कर्मचारी महाकाल मंदिर समिति के हैं और 2 कर्मचारी निजी सुरक्षा एजेंसियों के हैं। जांच में अकाउंट ट्रांजैक्शन और व्हाट्सएप चैट से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि नए 6 आरोपियों में महाकाल मंदिर का आईटी सेल प्रभारी राजकुमार सिंह, जिला प्रोटोकॉल प्रभारी अभिषेक भार्गव, सभा मंडप प्रभारी राजेंद्र सिसोदिया,
भस्म आरती प्रभारी रितेश शर्मा, क्रिस्टल कंपनी के सुपरवाइजर ओम प्रकाश माली और जितेंद्र परमार शामिल हैं। इन नए 6 आरोपियों में से कुछ को हिरासत में लिया गया है, जांच जारी है। वहीं पूर्व में गिरफ्तार 2 आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश ने पुलिस रिमांड खत्म कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। अभी पुलिस 6 लोगों से पूछताछ कर रही है और भी कई लोगों के चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि ठगी के मामले में अभी तक जो जांच चल रही है उसमें मंदिर के कर्मचारी और अधिकारियों की संलिप्ति सामने आई है, लेकिन इस मामले में और भी तथ्य सामने आ रहे हैं। चर्चा यह भी है कि अब यह गाज महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी करने वाले पंडित पुजारियों पर भी गिर सकती है। बात करेंगे पंजाब की। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के गैर राजनीतिक किसान संगठनों की ओर से 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। इसके मुताबिक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर अमृतसर में अकेले दुकानदारों और रेहड़ी फाड़ी के पास पहुंचे और उनसे 30 दिसंबर को बंद की अपील की। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि करीब 1 साल हो गया है जब वे लोग शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 1 महीने से किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल भी आमरण अनशन पर बैठे हैं और इसी के चलते हम केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए 30 दिसंबर को पूरा पंजाब बंद कर रहे हैं, जिसके लिए हम अमृतसर में धरना देने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 30 दिसंबर को करोड़ों पंजाबी पंजाब बंद करके केंद्र सरकार को करारा जवाब देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गोड़ेगांव गुरुद्वारा पहुंचे। सीएम फडणवीस ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी की शहादत को याद करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया कि आज के दिवस को शहीद वीर बाल दिवस के रूप में हम सभी लोग याद करेंगे और हम सभी के लिए जिन्होंने शहादत दी है, ऐसे हमारे साहबजादे की शहादत को हम सभी लोग याद करेंगे। हम सभी लोग उस इतिहास को जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो अपना पूरा परिवार देश पर वार दिया। शहादत का जज्बा हमने देखा, जिस प्रकार का धैर्य, जिस प्रकार का शौर्य उनमें हमें देखने को मिला वो अतुलनीय है। हजारों वर्षों तक हम लोग उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने अचानक पनवेल एसटी बस डिपो का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। कोंकण क्षेत्र में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण इस बस डिपो की विभिन्न समस्याओं और कमियों को मंत्री सरनाईक ने समझा। पनवेल बस डिपो को बीओटी मॉडल पर बनाने का काम 6 साल पहले ही मंजूर हुआ था, लेकिन अब तक यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। इस अटके हुए प्रोजेक्ट की वजह से यात्रियों को बस सेवाओं में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री सरनाईक ने संबंधित अधिकारियों से प्रोजेक्ट की प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पनवेल डिपो में बुनियादी सुविधाएं बहुत खराब स्थिति में है। यात्रियों को बस के लिए रुकने की पर्याप्त जगह नहीं मिलती। बस स्टेशन की सफाई और रखरखाव की भी भारी कमी देखी गई है। बारिश के मौसम में पानी भरना, सीवेज की सही व्यवस्था न होना और जगह जगह गड्ढे होने से यात्रियों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। मंत्री सरनाईक ने इस दौरे में न केवल पनवेल बल्कि राज्य के अन्य एसटी डिपो की भी खराब स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पनवेल से खोपोली के बीच लालपरी में खुद टिकट लेकर यात्रा की। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अंग्रेजों ने असत्य का आवरण लपेट दिया और हमारे देश के लोगों के दिमाग में अनेक झूठ भर दिए। उनमें से एक यह था कि आज भारत में दिखने वाले अधिकतर लोग बाहर से आए हैं। उस समय उन्होंने द्रविड़ों को जंगल में खदेड़ दिया था, फिर आर्य आए, उन्होंने द्रविड़ों को और पीछे ढकेल दिया। अंग्रेजों ने झूठी थ्योरी बनाई कि हमारे देश का इतिहास ही कुछ ऐसा है, कोई बाहर से आकर यहाँ की जनता को मारता पीटता है और खुद राजा बन जाता है। शासन करना इस देश के लोगों के खून में नहीं है। इस देश के लोग धर्मशाला में रहने आए,
लोगों की तरह हैं। इसलिए अब भी कहा जाता है कि तुम हमारे खिलाफ लड़ते हो, लेकिन तुम भी बाहर से हो। उन्होंने अपनी शक्ति और हमारी अज्ञानता के कारण इस झूठ को हमारे दिमाग में बिठाया है। इस थ्योरी को पूरी दुनिया में नकार दिया गया है। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता है। इसके बारे में बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन इसे लोगों के मन से निकालने में अभी भी वक्त लग रहा है। सफलता तब मिलती है जब कई चीजें एक साथ आती हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लोग सफल नहीं हो पाए, लेकिन 1947 में हम सब सफल हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि 1857 के लोगों ने कम पुरुषार्थ दिखाया या कम त्याग किया। एक समय आता है जब हर किसी को योगदान देना होता है। उस क्षण जो भी वहां होता है वह सफलता का हकदार होता है। नवी मुंबई के कामोठे में आमदार प्रशांत ठाकुर के मार्गदर्शन में महिलाओं के लिए ऑल इंडिया बैडमिंटन 2024 से 25 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में नवी मुंबई के जॉइंट सीपी संजय येनपुरे, पूर्व विधायक बालाराम पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में महिला खिलाड़ियों के उत्साह का शानदार उदाहरण देखने को मिला। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह खास और आकर्षक था, जिसमें महिला खिलाड़ियों का उत्साह और उनकी कुशलता दर्शकों को देखने को मिली। प्रतियोगिता के आयोजन से महिलाओं के खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से महिलाओं के लिए खेल क्षेत्र में एक बड़ा मंच उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कुशलता को बेहतर पहचान मिलेगी। महाराष्ट्र के कल्याणपुर में एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में आज ठाकरे गुट आक्रामक हो गया। कोलसेवाड़ी थाने पर ठाकरे गुट ने विरोध मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि इलाके में शराब के अड्डों को नष्ट किया जाए। जो ऐसे लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग ठाकरे गुट ने की है। उन्होंने पुलिस को ज्ञापन देकर आरोपियों के मनोरोगी प्रमाण पत्र दिए जाने की जांच की मांग की है। बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 25 साल की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और रेडियो जॉकी सिमरन नाम की लड़की की आत्महत्या हो गई है। दरअसल पुलिस को रात 10:30 बजे पार्क अस्पताल से शव के संबंध में फोन आया। पुलिस को सिमरन के फ्लैट से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और न ही सिमरन के परिवार ने किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई। परिवार ने बताया कि सिमरन कुछ समय से परेशान चल रही थी, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया और इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर कार्यवाही की गई है और गुरुवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया गया। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सियासत में टकराव तो आम बात है, लेकिन नाम पर टकराव अनोखा है। सियासत की एक तस्वीर कानपुर देहात जिले से सामने आई है, जहां पत्थर पर लिखे नाम को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री, सपा नेता और बीजेपी विधायक के बीच बहस होने लगी। इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने अधिकारियों की क्लास लगा डाली और दरअसल कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के झींझक कस्बे से जाने वाली एक सड़क के शिलान्यास के पत्थर पर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के नाम की जगह पर कन्नौज लोकसभा के वर्तमान सांसद अखिलेश यादव के नाम पर घमासान छिड़ गया। और इस घमासान में एक तरफ सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया थे, तो दूसरी ओर बीजेपी की रसूलाबाद से विधायक पूनम संखवार शिलान्यास के पूजन के दौरान झगड़ते नजर आए। साल 2023 का ये प्रस्ताव बताया जा रहा है, लेकिन जब इसे मंजूरी मिली तो कन्नौज लोकसभा की सीट पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की जगह पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद हो गए। जब इस सड़क को बनाने की बारी आई तो पत्थर का शिलान्यास किया गया और खास बात ये थी कि इस शिलान्यास में अखिलेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया और बीजेपी की विधायक पूनम संखवार दोनों ही पूजन करने के लिए पहुंच गए। शिलान्यास के पत्थर से
पर्दा उठा तो बीजेपी विधायक पूनम संखवार हैरान हो गई। उम्मीद बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के नाम की थी, लेकिन वर्तमान सांसद अखिलेश यादव का नाम लिखा देख बीजेपी विधायक नाराज हो गई और अधिकारियों पर चिल्लाने लग गई। आज ये कंचौसी लगरथा, ये पीएम जसवाई हमारे परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से ये रोड बनने जा रही है और इस रोड की जनता से बहुत मांग थी। तब जाकर के हमारे पिछले कार्यकाल में जब परम आदरणीय सुब्रत पाठक जी सांसद थे, तब उनके और मेरे प्रयासों से इस रोड को संस्तुति हुई और ये रोड अब ये बनने जा रहा है। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अखिलेश जी ने सड़कें पास कराई हैं, उसमें ये सड़क आपकी पास हुई है जिनसे से कंचौसी मार्ग, तो इसी के शिलान्यास का अवसर। प्रयागराज में अग्नि अखाड़े की पेशवाई सुबह चौफटका के अनंत माधव मंदिर से शुरू होकर करबला, हिम्मतगंज, खुलदाबाद चौक होते हुए मेला में प्रवेश की। पेशवाई में बड़ी संख्या में साधु संत बग्घी गाड़ियों पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हुए दिखे। बड़ी संख्या में साधु घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे। डीजे बैंड, ढोल, डमरू वादक अपने प्रदर्शन दिखा रहे थे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।